तो बंगाल अपना अलग हो जाता है, ठीक है। फिर अवध अलग हो जाता है, इधर ऊपर नॉर्थ में सिख अलग हो जाते हैं, जयपुर मेवाड़ ये सब चीजें मतलब अलग हो जाती है। इसे थोड़ा पता होना चाहिए कौन कौन से अलग हो रहे हैं। सारे राज्य क्या अलग हो जाते हैं 21 सूबों से। तो अब देखो क्या होता है, मराठा सबसे ताकतवर दो कौन होंगे, सबसे ताकतवर होते हैं मराठा और सिख। इन्हीं दोनों के पास ताकत होती है कि इनको मुगलों को दिल्ली से हटाया जा सके। दिल्ली से हटाना इनका मेन मकसद होता है। मराठा और सिख के पास ताकत होती है। बाकी अवध छोटा सा है, छोटा सा इलाका लखनऊ के आसपास का होता है। बंगाल भी छोटा सा इलाका है, जयपुर वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मराठा यहाँ पे विद्रोह करेंगे। 1707 में इनकी मृत्यु होगी। पहले मराठा से शुरू करते हैं, इनसे पहले शुरू हुआ। मराठाओं की बात देखते हैं। मराठा 74 की बात क्या है? पेशवा नहीं, मराठा अभी देखेंगे शिवाजी से शुरू होगा ना मराठा। जैसे जो शुरुआत के मराठा हुआ करते थे राजस्थान से आए थे, पहले महाराष्ट्र में मराठा नहीं रहते थे, पहले ये राजस्थान से आए थे। राजस्थान में आगे कहाँ बसते हैं, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मराठाओं को हराना इतना मुश्किल क्यों था? औरंगजेब कभी मराठाओं को पूरे तरह से हरा नहीं पाया था। जो कोई भी राजा मराठाओं को इसलिए नहीं हरा पाता था क्योंकि क्या रहते थे, पहाड़ों के ऊपर रहते थे। इनके तानाजी में देखा होगा पहाड़ों के ऊपर किले बनते, जितने भी दुर्ग किले इनके थे पहाड़ों के ऊपर थे। तो पहाड़ों के ऊपर ऐसे प्लेन मैदान में सब सारे मुगल लड़ सकते थे, पर पहाड़ों के ऊपर लड़ना तो था ऐसे सबको तो पता नहीं था। तो इनको हराना मराठाओं को बहुत मुश्किल था। तो इससे सबसे पहले इनके कौन होते मराठाओं के, शिवाजी। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन है मराठों के, शिवाजी। 1627 में पैदा होंगे, इनकी मृत्यु होगी 1680। इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि देखो क्वेश्चन उस हिसाब से पूछे जाते हैं जिस हिसाब से सरकार हो, सरकार जिसकी है तो अब उस हिसाब से मराठाओं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मराठा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मराठाओं में पहले पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में। 1627 में इनका जन्म होगा। जन्म पूछ लिया जाता है कहाँ पे होता है, तो शिवनेर फोर्ट है, शिवनेर फोर्ट पुणे में। लिख लेंगे। हमला मुगलों पे कब किया था, फर्स्ट अटैक ऑन मुगल 1657 में मुगलों पर पहला हमला किया इन्होंने। मुगलों पर पहला हमला 1657 में किया। इस हमले में ये हार जाते हैं, हारते नहीं बुरी तरह हारते हैं। किससे हारते हैं, जब 1657 में शाहजहां राजा होता है तो औरंगजेब जो होता है उसको सूबेदार बनाया जाता है। कहाँ का, अहमदनगर एक जगह होती है महाराष्ट्र में, साउथ में। अहमदनगर बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त जगह है। अहमदनगर का एक सूबेदार होता है। सूबेदार कौन होता है, औरंगजेब। तो पहले अटैक में औरंगजेब इनको हरा देता है। इंपॉर्टेंट क्यों पूछा जा सकता है, औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था, अहमदनगर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि अभी बहुत बवाल चल रहा है अहमदनगर औरंगाबाद। अहमदनगर औरंगाबाद एक ही होता है, तो औरंगाबाद का नाम बदलने का बहुत बवाल चल रहा है। क्यों ये बीजेपी कह रही है कि औरंगाबाद का नाम बदल के क्या रखो, संभाजी नगर रखो। वो कह रहे हैं रख नहीं सकते क्योंकि लोग गुस्सा आ जाएंगे। तो जो बवाल चलता रहता है, न्यूज में रहती है, वो चीजें बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। अहमदनगर का सूबेदार कौन था, औरंगजेब। 1757। अब देखो सबसे ज्यादा मुगलों को रेवेन्यू टैक्स कहाँ से मिलता था, पोर्ट से मिलता था। सबसे ज्यादा व्यापार कहाँ से होता था, मुगलों के सूरत पे होता था। तो ये योजना बनाते हैं कि सबसे तगड़ा हमला किया जाए मुगलों पे, कि याद रखे मुगल। 1664 में मुगल बादशाह कौन बन चुका होगा, औरंगजेब बन चुका होगा। 58 में अपने पिता को कैद में डाल देता है। 8 साल अपने पिता को कैद में रखता है वो जेल में, ठीक है। तो 1664 में मुगल बादशाह कौन होगा, औरंगजेब। तो पहली लूट करते हैं सूरत की, बहुत इंपॉर्टेंट लूट है, फर्स्ट लूट ऑफ सूरत। बहुत ज्यादा ही इनको नुकसान पहुंचता है औरंगजेब को, पागल हो जाते हैं औरंगजेब के, क्या किया जाए। एक बार हमला हो जाता है, लूट लेते हैं, तो फिर लोग आना ही बंद कर देंगे कि बार बार भी लूट सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो पहली लूट ऑफ सूरत कब हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत की पहली लूट हिंदी में लिखेंगे। अब जैसे हम लोगों ने देखा ये पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, तो इनको हराना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो दिमाग लगाते हैं, धोखेबाजी से इनको हराने का सोचता है औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब का एक सेनापति होता है जयसिंह। ये लूट करता कौन? ये लूट ये करते हैं, मराठा करते हैं। मराठा शिवाजी के अंडर में ये लूट करते हैं। तो औरंगजेब का एक होता है सेनापति जयसिंह। जयसिंह भी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है। तो 1665 में भेजते हैं किसके पास, शिवाजी के पास, जयसिंह को। 1665 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है।
बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटी है। हिंदी में लिख लेंगे पुरंदर की संधि। औरंगजेब संधि कराने भेजता है, पर इनका भरोसा करना बिल्कुल गलत है। संधि होती किसके किसके बीच में है? जयसिंह, जयसिंह सेनापति होता है औरंगजेब का, और शिवाजी के बीच में। इस संधि के हिसाब से क्या होता है कि शिवाजी को एक बार दिल्ली जाकर औरंगजेब के कोर्ट में अपने बेटे के साथ जाके बस एक बार मिलना होगा, किससे? औरंगजेब से। एक बार मिलने के लिए जाना होता है इस ट्रीटी के अनुसार, और एक दो किले इनके जीते होते हैं, वो किले लौटाने होते हैं। तो ये मान जाते हैं शिवाजी, ठीक है, कि हम अपने बेटे के साथ आपके कोर्ट में आ जाएंगे। अब देखिए आगे, जयसिंह यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है? जंतर मंतर दिल्ली के जानते हैं? जंतर मंतर, जंतर मंतर में सन क्लॉक्स रखी है, बहुत बड़ी बड़ी सन क्लॉक्स, तो किसने बनवाई थी? जयसिंह ने। सन क्लॉक्स जो बहुत बड़ी बड़ी बनाई गई थी, जयसिंह ने बनाई थी। पहली चीज, जयपुर शहर का नाम किसके नाम पे है? जयसिंह के नाम पे है। जयपुर सिटी, जयपुर सिटी इन्हीं के नाम पे है, जयसिंह के नाम पे है। अब 1665 में इस ट्रीटी के अनुसार अब जैसा ट्रीटी साइन हुआ है, इन दोनों को जाना पड़ेगा। तो जैसे ही 1665 की ट्रीटी के अनुसार पहुंचेंगे कौन? शिवाजी, और उनके बेटे किसके कोर्ट में? औरंगजेब के कोर्ट में। तो ट्रीटी तो थी नहीं, वो चाहता था बंदी बनाना, उन दोनों को बना लेता है, क्या? बंदी बना लेता है। 2 साल बाद देखिए, तो बंदी जब बना दिया था तो बंदी बना के रखा कहाँ जाता है? 1665 में ये पूछा जा सकता है, जेल किस जेल में रहते हैं? जयपुर भवन नाम रहता है, क्योंकि आगरा में जेल है, नाम है जयपुर भवन, तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो लोग जयपुर में भी लगा सकते हैं। आगरा की जेल होती है जयपुर भवन, वहां पे रखा जाता है किसको? शिवाजी को। स्टोरी है कि फिर तानाजी लोग जाते हैं टोकरी में कुछ रख के, फिर इनको छुड़ा के लाते हैं। तो 2 साल बाद ऐसी जेल होती है, कहा जाता है तिहाड़ से भी बदतर जेल होती है। वहां से मतलब चीटी वीटी भी बाहर नहीं आ सकती, लेकिन तानाजी इन लोगों को निकाल लाते हैं, इनको और इनके बेटे को, दोनों को तानाजी निकाल लाते हैं यहाँ से। तो निकालने के बाद 1670 में फिर गुस्सा के दूसरी लूट करते हैं सूरत की। 1670 में सेकेंड लूट ऑफ सूरत होती है, यहाँ पे ही बहुत नुकसान होता है। अब पारा चढ़ चुका होता है औरंगजेब का। सूरत की दूसरी लूट। ओके, अब देखो 1674 में क्या होता है? राज्याभिषेक होता है शिवाजी का। ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है? क्योंकि अभी जो महाराष्ट्र की महागठबंधन की सरकार बनी थी, उनका जो राज्याभिषेक हुआ था, जहां शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उसी कोर्ट में हुआ था जहां पे शिवाजी का हुआ था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड हिमसल इन रायगढ़ फोर्ट, क्या नाम है? रायगढ़ फोर्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह हुआ था रायगढ़ किले में। राज्याभिषेक, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महागठबंधन वालों ने यहीं पे शपथ ली थी। किसने किया था राज्याभिषेक? बाय गंग भट्ट, इनके एक मंत्री होते हैं गंग भट्ट। गंग भट्ट इनका राज्याभिषेक कराते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके बाद आता है, फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहा जाता है? इंडियन नेवी के पिता, फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन नेवी शिवाजी को ही कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी को। तो पहले लिख ही लेते हैं, फादर ऑफ इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1678 में ये नेवी बनाते हैं पहली बार भारत की। सोलह सौ अठहत्तर में
फाउंड, लिखेंगे स्थापना की, नावी कहते हैं, ये कहते हैं नावी। इस नावी का हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है? कोलाबा, एक कोलाबा जगह होती है मुंबई में, वहां इस नावी का हेडक्वार्टर होता है। पहली बार नावी की स्थापना कौन करता है? शिवाजी, फादर ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के पिता शिवाजी रहते हैं। नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ हो? कोलाबा मुंबई में। चीफ कौन होता है? नेवी चीफ। नेवी चीफ का नाम आसानी से याद आएगा क्योंकि नाम इसका दरिया सरांग, तो दरिया से याद हो जाएगा, दरिया सरांग। नेवी चीफ रहता है इनका दरिया सरांग। अभी इन्होंने अपने जीवन काल में 2-3 टाइटल लिए रहते हैं, टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक टाइटल क्या होता है इनका, पूरा नाम क्या कहते हैं? शिवाजी को पूरा नाम क्या होता है? छत्रपति शिवाजी महाराज। तो एक टाइटल होता है छत्रपति महाराज का। आने वाले सारे मराठा यही टाइटल लेते हैं, छत्रपति महाराज का। छत्रपति महाराज का पहला टाइटल लेते हैं। दूसरा टाइटल लेते हैं हिंदू बादशाह का। पूछा जा सकता है किस रूलर ने हिंदू बादशाह का टाइटल लिया था? ये इन्होंने कौन सा टाइटल लिया था? तो हिंदू बादशाह का टाइटल ले लेते हैं। कहते हैं कि औरंगजेब जितना हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाएगा, मैं उतना हिंदू धर्म को मजबूत करूंगा। लेकिन 1680 में ये कर्नाटक में बीजापुर मिशन पे जाते हैं, वहां इनकी मृत्यु हो जाती है। 1680 में डाइड ऑन कर्नाटक, ये बीजापुर मिशन कहेंगे। बीजापुर मिशन के दौरान मृत्यु, बीजापुर मिशन के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो शिवाजी की इतनी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। शिवाजी के बाद इनका बेटा होता है एक संभाजी। शिवाजी के मरने के बाद संभाजी को रूलर बनाया जाता है। संभाजी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर एक दो चीजें होती है संभाजी की, हो गया ना? एक दो चीजें होती है संभाजी की, देखते हैं। जैसे मुगलों में क्या परंपरा चली आ रही होती है, मुगल के जितने भी बेटे होते हैं सब अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करते हैं। सारे के सारे बेटे, परंपरा चली आ रही होती है, सारे विद्रोह करते थे पिता के खिलाफ। तो संभाजी जब रहते हैं तो 1681 में रिवॉल्ट ऑफ अकबर होता है। अकबर कौन है? अकबर कौन है मतलब यहाँ पे अकबर कौन है? यहाँ पे अकबर वो नहीं होंगे, यहाँ पे औरंगजेब का बेटा अकबर होगा, क्योंकि शाहजहां 1658 में जा चुके हैं। तो यहाँ पे औरंगजेब का बेटा होता है एक अकबर। औरंगजेब का बेटा हुआ अकबर, पता तुम्हें नहीं था? तुम मैं सिर्फ औरंगजेब का बेटा होता है अकबर। ये क्या करता है? विद्रोह। अकबर का विद्रोह 1681 में होता है। पूछा जाएगा अकबर के विद्रोह की सहायता किसने की? तो किसने की? हेल्प बाय, मदद की संभाजी ने। इस बात से गुस्सा आ जाता है कौन? औरंगजेब। तो बीच सड़क पे सरिया गरम करके इनकी आंखें फुड़वा देता है औरंगजेब। दयालु रहता है वो, काफी दयालु रहता है, लेकिन इनकी आंखें फुड़वा देता है। फिर इनकी हत्या करवा देगा बीच सड़क पे 1681 में। 79 में कौन सा मराठा रूलर था, इसकी हत्या की गई, इसके आवाज किल्ड बाय औरंगजेब। औरंगजेब इतना दयालु था कि अपने भाई की मृत्यु के बाद अपने भाई की लाश को घोड़े पे बैठा के पूरी दिल्ली भर में घुमाया था, क्योंकि इसके भाई से इसकी बनती नहीं थी। दाराजी को इतना दयालु आदमी थे। 1689 में संभाजी मार दिए जाएंगे औरंगजेब के द्वारा।
इनके बाद बनता है एक राजा राम होते हैं बादशाह, इनके बाद मराठा रूल राजा राम बनेंगे, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। इसके बाद होता है राजा राम जब मरते हैं तो उनका बेटा होता है, उनका नाम होता है शिवाजी द्वितीय, पर वो 4 साल का होता है तो उसको तो रूलर बना नहीं सकते, तो उसकी माँ रूल करती है ताराबाई, एक ताराबाई होती है, ये रूल करती है क्योंकि इनका बेटा होता है 4 साल का। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बात इंपॉर्टेंट क्या है कि जब 1689 में अकबर मारता है संभाजी को, तो संभाजी की एक वाइफ होती है येशुबाई और इनका एक बेटा होता है शाहू, तो दोनों को गिरफ्तार कर लेता कौन, औरंगजेब। 1707 में जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है तो औरंगजेब के बाद उसका बेटा राजा बनता है मुगल बादशाह मुअज्जम, तो मराठाओं से अच्छे संबंध बनाने के लिए शाहू को छोड़ देता है, शाहू को छोड़ देगा तो फिर ये हो जाएगा ताराबाई का बेटा शिवाजी 2 राजा बनेगा या शाहू राजा बनेगा, ये हो जाता है कौन मराठा बादशाह बनेगा। तो युद्ध होता है 1707 ईस्वी में, बैटल ऑफ खेड़ा, खेड़ा का युद्ध, इंपॉर्टेंट युद्ध है। खेड़ा का युद्ध 1707 में होता है। किसके किसके बीच में होगा, इधर से ताराबाई होंगी, इधर से शाहू होंगे। ये युद्ध जीतेगा कौन, कौन जीतेगा, अंदाजा, छत्रपति साहू महाराज। छत्रपति साहू महाराज के नाम पे लखनऊ के साथ कुछ है, मेडिकल कॉलेज के पास ऐसा कुछ है शायद। तो 1707 में बैटल ऑफ खेड़ा, खेड़ा का युद्ध ताराबाई और साहू में, कौन जीतेगा, साहू। इसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज राजा बन जाते हैं। छत्रपति साहू महाराज राजा बन जाते हैं, काफी लंबे समय तक राजा रहते हैं, 1707 से 49 तक ये मराठा रूलर रहते हैं, छत्रपति साहू महाराज। अब पूछा जाएगा मराठाओं की कैपिटल कहाँ थी, राजधानी कहाँ पे थी, पूछा सकता है। तो कैपिटल कहाँ पे बनाते हैं, सतारा में, राजधानी सतारा। सतारा में अपनी राजधानी बनाएंगे। फिर ये सिस्टम शुरू करते हैं पेशवा का। पेशवा क्या होता है, जो मराठाओं के प्रधानमंत्री होते हैं वो पेशवा होते हैं। फिर उसके बाद के जो छत्रपति साहू जी महाराज राजा होते हैं, नाम के राजा रह जाएंगे। सारा सिस्टम कौन संभालेगा, पेशवा संभालेंगे। तो 1713 में पेशवाई सिस्टम स्टार्ट करते हैं। पेशवाई प्रथा स्टार्ट की। सत्रह में पूछा जाएगा पहले पेशवा कौन थे मराठाओं के, मराठाओं के पहले पेशवा कौन थे। 31 को पेपर है तुम्हारा। फर्स्ट पेशवा ऑफ मराठा बालाजी विश्वनाथ होते हैं, बालाजी विश्वनाथ। 1713 से 20 तक रहते हैं। इनके जीवन काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है 1719 में। तो 1719 में क्या होता है, मुगल बादशाह होता है फर्रुखशियार। फर्रुखशियार रहता है, मुगल बादशाह फर्रुखशियार रहता है। उसके टाइम पे एक होते हैं दो भाई सैयद ब्रदर, बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास में होते हैं। किंग मेकर किसे कहा जाता है, सैयद ब्रदर को किंग मेकर कहा जाता है, बहुत ही मशहूर थे। तो जिसको चाहते थे मुगल बादशाह बनाते थे, जिसको चाहते थे मरवा देते थे। तो वो बालाजी विश्वनाथ के पास आते, पेशवा के पास, कि हमें फर्रुखशियार की हत्या करवानी है।
तो यहाँ पे 1719 में ट्रीटी ऑफ दिल्ली साइन होती है, दिल्ली की संधि। दिल्ली की संधि किसके किसके बीच में होगी? पेशवा और सैयद ब्रदर्स के बीच में, सैयद बंधु। सैयद बंधु मरवाते हैं फर्रुखशियर को मरवाते हैं, तभी तो अगला राजा बनेगा। सैयद बंधु कहते हैं कि तुम फर्रुखशियर को मार दो तो हम तुम्हें दिल्ली में चढ़ाई करने में मदद करेंगे। पर पेशवा तो सैयद बंधु फर्रुखशियर को मार देते हैं, पर ये अपने वादे पे नहीं रहते, ये मदद नहीं करते बालाजी विश्वनाथ की। छत्रपति साहू महाराज में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इसके बाद सबसे महान पेशवा बनता है इनका मराठाओं का, कौन होगा? कोई अनुमान? बाजीराव। इसके बाद बनता है बाजीराव प्रथम। सबसे महान पेशवा होता है, ग्रेटेस्ट पेशवा ऑफ मराठा, क्यों ग्रेटेस्ट पेशवा होता है? अपने जीवन काल में ये 40 युद्ध लड़ता है, 40 युद्ध लड़ता है और 40 के 40 जीतता है, एक भी युद्ध नहीं हारा होता है। और अब तक क्या हो चुका होता है देखो, अब मुगल तो बहुत ही लो हो चुके हैं, उनकी ताकत कमजोर हो चुकी होती है। मराठा इसकी वजह से बाजीराव की मदद से राज करते 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 पूरे देश पे किसका राज हो जाता है? मराठाओं का राज माना कैसे जाता है? इससे पुराने काल में युधिष्ठिर का राज इसलिए माना जाता था कि तुम दूसरे राजा से टैक्स लेने लगोगे तब तुम सम्राट कहलाओगे। सम्राट युधिष्ठिर तब कहलाओगे जब तुमको दूसरा राजा टैक्स देने लगेगा अपनी रक्षा के लिए। तो पूरे भारत से टैक्स लेने लगे थे कौन? मराठा। पूरे भारत से, दिल्ली का जो मुगल बादशाह था वो इनको टैक्स देता था अपनी रक्षा के लिए, मराठाओं को। तो मराठा पूरे भारत में इस वक्त तक कब्जा कर चुके थे, सबसे टैक्स लेते थे, मतलब सब इनके अधीन होंगे। तभी तो तीसरी बैटल ऑफ पानीपत होगी तो मराठा क्यों लड़ने जाएंगे? तीसरी बैटल ऑफ पानीपत होगी, मराठा तो नीचे रहते हैं, वो ऊपर क्यों लड़ने जाए? क्योंकि ये पूरे भारत के उस वक्त राजा होते हैं, ये संभालते हैं, ये मुगल बादशाहों से टैक्स लेते हैं, तो ये लड़ने आते हैं। लेकिन जब तीसरी बैटल ऑफ पानीपत में हारेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। फिर यहाँ बहुत आगे बढ़ रहे होते, पूरे भारत पे इनका कब्जा हो चुका रहता है। इसके बाद अगले पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव। ये इंपॉर्टेंट क्यों देखते हैं, एक वर्ड के हैं तो बालाजी बाजीराव। यहाँ पे 1761 में युद्ध होता है, कौन सा बताओ? 1761 में कौन सा युद्ध होगा? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में से एक। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तृतीय युद्ध। हिंदी में लिख लेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध कब होगा? 1761, कुछ 17 मई 1761 में लगभग होता है तीसरा बैटल ऑफ पानीपत। किसके बीच में होगा? हाँ? पानीपत में उधर कौन होता है? अर्जुन कपूर। आदिल होता है, अर्जुन कपूर होता है पानीपत मूवी में। पानीपत मूवी देखी देखिए। तो अहमद शाह अब्दाली अफगानों की तरफ से लड़ने आता है, अहमद शाह अब्दाली अफगानों की तरफ से लड़ेगा। इधर से कौन लड़ता है? मराठा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि तीसरी बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं का पेशवा कौन था? कौन था? बालाजी बाजीराव। यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। पूछा जाएगा तीसरी बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं का पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव तीसरी बैटल ऑफ पानीपत में इनके पेशवा थे। सरल क्वेश्चन पूछेगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई या किसके बीच में हुई, थोड़ा कठिन करना होगा तो ये पूछ लेगा कि कौन थे पेशवा। तीसरी बैटल ऑफ पानीपत खत्म हो जाती है तो इसमें बहुत बुरी तरीके से हारते हैं। कौन हारते हैं? मराठा। बहुत उलटफेर होता है, मराठा बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन जिसकी तरफ से अर्जुन कपूर लड़ेगा वो तो हार ही जाएंगे।
अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है तो मराठाओं का पूरे भारत से वर्चस्व खत्म होने लगता है। ये बहुत बुरी तरीके से हराते, पूरी सेना इनकी खत्म ही कर देते लगभग। उसके बाद क्या होगा, आखिरी लास्ट पेशवा क्या होता है, पूछा जा सकता है लास्ट पेशवा कौन था मराठाओं का? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकेंड, बाजीराव द्वितीय आखिरी पेशवा था। फिर 1818 में सारे पेशवाओं को अपने अंडर में करके ब्रिटिश पेंशन देने लगते हैं, अब बैठ के खाओ, चिंता न करो देश की। ब्रिटिश सबके साथ यही करेंगे। 1857 में मुगलों के साथ यही करेंगे, 1857 से पहले 1807 से। अंग्रेज अपना वेतन अधिकारी बना लेते हैं, वेतन अधिकारी बना लेते हैं किसको? मराठा को, पेशवाओं को। इसके बाद से ये लोग खत्म हो जाते हैं। हो गया। अब दूसरी तरफ कौन राज कर रहा होता है? बंगाल में। हो गया। अब दूसरी तरफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सारे अंग्रेज बंगाली से आते हैं, तो बंगाल से ये सारी चिंगारी भड़कती है। तो 1700 ईस्वी में क्या होता है? 1700 ईस्वी में कौन राज कर रहा होता है? 1700 ईस्वी में कौन राज कर रहा होगा? औरंगजेब। 1707 में मरेगा ना, तो औरंगजेब सूबेदार अपॉइंट करता है बंगाल का। सूबेदार जानते हो क्या होता है ना? 21 सूबे होते हैं, हर सूबे का एक मालिक बनाया जाता है जो वहां से टैक्स इकट्ठा करके किसको देगा? औरंगजेब को। तो बंगाल के सूबे का सूबेदार बनाया जाएगा मुर्शीद कुली खान को। देखेंगे हिंदी में बंगाल का सूबेदार नियुक्त करता है। मुर्शीद कुली खान बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, मुर्शीद कुली खान। इंपॉर्टेंट क्यों है? 1707 में जैसे मृत्यु होती है औरंगजेब की, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा कि हम नहीं मानते तुमको, हम स्वतंत्र आदमी है, ठीक है। तो ये बनाएगा कौन सा राज्य? बंगाल का। तो पूछा जाएगा फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल कौन था? मुर्शीद कुली खान। फर्स्ट पेशवा पढ़ा हमने, फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल हो जाएगा मुर्शीद कुली खान। ऐसे ही फर्स्ट नवाब ऑफ अवध होगा, फर्स्ट नवाब ऑफ हैदराबाद होगा। चारों इंपॉर्टेंट है। पहला नवाब बंगाल का, हिंदी में लिख लेंगे बंगाल का पहला नवाब, बंगाल का पहला नवाब मुर्शीद कुली खान। तो 1707 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेगा, 1727 तक राज करेगा, वहां मृत्यु हो जाएगी। पूछा जाएगा बंगालों की कैपिटल कौन सी थी? कैपिटल क्या होगी? राजधानी बंगालों की कैपिटल क्या थी? पहले ढाका रहती है। ढाका कहाँ पे है? ढाका बैंकॉक, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल रहती है। पहले बंगाल, दोनों बांग्लादेश और बंगाल एक ही होते हैं, अंग्रेज आके अलग करेंगे। तो कैपिटल क्या पूछी जाएगी? तो होगी ढाका। शिफ्ट कर देता है ये मुर्शिदाबाद, दोनों में से जो आ जाए वो लगा देंगे, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद की कैपिटल हो जाती है। अब 1727 में इसकी मृत्यु होती है। उसके बाद 1739 तक एक और आदमी राजा बनेगा, शाहजहाउद्दीन। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक आदमी राजा बनेगा, सरफराज खान। 1739 में राजा क्या नवाब बनता है। 1739 में नवाब बनेगा सरफराज खान। इसका जो सेनापति होगा, सेनापति कहेंगे कमांडर, कमांडर इन चीफ कहते हैं, और कमांडर पढ़ते हैं अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान, ठीक है। तो ये इसके खिलाफ विद्रोह कर देगा, सरफराज खान के खिलाफ। कौन? अलीवर्दी खान।
तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इतनी भी महत्वपूर्ण नहीं पर पूछी जा सकती है, युद्ध लड़ा जाता है, बैटल ऑफ घेरिया, घेरिया का युद्ध 1740 में लड़ा जाएगा। बैटल ऑफ घेरिया, घेरिया का युद्ध लड़ा जाएगा। पीछे एक बैटल छूट गई हमसे, बक्सर। नहीं बक्सर तो आगे है, पाल घेरा, नोट बना के लिख देंगे। घेरिया का युद्ध लड़ा जाता है, छोटा युद्ध पूछ सकते हैं कभी। किसके बीच में? सरफराज खान और अली वर्दी खान के बीच में लड़ा जाएगा। इसमें सरफराज खान हार जाएगा और अली वर्दी खान जीत जाएगा। ठीक है, 1740 में। अली वर्दी खान 1756 तक नवाब रहता है बंगाल का, लेकिन 1756 में कौन आएगा? इतिहास बदल जाएगा 1756 में, सिराजुद्दौला आएंगे। तो पूरे भारत का सबसे टर्निंग पॉइंटों में से एक होता है, एक तो मोहम्मद बिन कासिम आया 712 ईस्वी में, वो टर्निंग पॉइंट है। एक 1756-57 में ये टर्निंग पॉइंट आते हैं पूरे भारत का। एक युद्ध लिख लेंगे बाजीराव के, बाजीराव में युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ पालघेरा 1729 में। बाजीराव के टाइम पे युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ पालघेरा, पालघेरा का युद्ध काफी प्रसिद्ध था, क्योंकि मूवी में आता है। मूवी में देखा है कि जब वो अरे बहुत बड़ा बड़ा हट्टा कट्टा देखी, कोई बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है? नहीं, हट्टा कट्टा हैदराबाद के निजाम से बात कर रहा होता है, तो कहता है कि मेरे सैनिक तुम्हारे पीछे खड़े हैं। देखी मूवी? तो कहता है मेरे और सैनिक 50,000 तुम्हारे सामने खड़े हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है, तभी मूवी में दिखाया गया उसको। तो किसके बीच में होगा? बाजीराव के बीच में और हैदराबाद के नवाब। हैदराबाद का नवाब कौन है? निजामुल मुल्क। हमने पढ़ा पहला पेशवा, पहला पेशवा कौन था? पहला पेशवा कौन था? कौन से बाजीराव देश में होगा? फर्स्ट, सेकंड, बाजीराव प्रथम। कुछ नहीं लिखा तो मतलब प्रथम। 29 है ये तो। हाँ तो 1720 से 40 तक बाजीराव प्रथम ने राज किया था ना। 17 से 20 से 40 तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 1720 के बाद राज करता है। 1729 में युद्ध होगा, फिर इसके बाद बनेगा कौन? बालाजी बाजीराव। ठीक है। निजामुल मुल्क कौन है? हैदराबाद का निजाम। तो पहला पेशवा कौन था? कॉपी में लिखा है, पहला पेशवा कौन था? कॉपी में लिखा है बालाजी विश्वनाथ। पहला नवाब कौन था बंगाल का? मुर्शीद कुली खान। पहला नवाब ऑफ हैदराबाद कौन होगा? फर्स्ट नवाब ऑफ हैदराबाद निजामुल मुल्क। 3 हमने फर्स्ट पढ़ लिए। फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला नवाब ऑफ हैदराबाद निजामुल मुल्क होगा, इसको हराया कौन? बाजीराव ने। अब एक अवध का नवाब पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे, सादत अली खान होंगे। हो गए। अब कहां पे हम लोग? सिराजुद्दौला पे पहुंच जाते हैं। 1756 में सिराजुद्दौला राजा बनता है। 1756 में नवाब बनेगा कौन? सिराजुद्दौला। बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी सिराजुद्दौला। पहला भारतीय था, पहला रूलर कहेंगे जिसने ब्रिटिशों को अपोज किया था। फर्स्ट रूलर टू अपोज ब्रिटिश। पहले सब बात मान जाते थे, अच्छे रहते थे, ये जानता था। अंग्रेजों का विद्रोह करने वाला पहला शासक। कौन हुआ? सिराजुद्दौला। ठीक है। अब 1756 में एक बहुत ही
तगड़ी घटना करता है ये। 1756 में एक जगह होती है फोर्ट विलियम, कोलकाता में, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है फोर्ट विलियम, कोलकाता। ये अंग्रेजों की बहुत ही उस वक्त की महत्वपूर्ण जगह होती है, फोर्ट विलियम, कोलकाता। तो वहां पे करता है एक ब्लैक होल ट्रेजेडी। पूछा जाएगा ब्लैक होल ट्रेजेडी किसने की या कहां पे हुई, तो सिराजुद्दौला होंगे। ब्लैक होल ट्रेजेडी करता है, यहां से इतिहास बदल जाता है। टर्निंग पॉइंट हिंदी में भी यही होगा, ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब इस ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या होता है कि 146 ब्रिटिशर अंग्रेज जो होते हैं, 146 ब्रिटिश जो अंग्रेज बंगाल में होते हैं, उनको ये बंद कर देता है काले कमरे में, काली कोठरी में, जहाँ पे बिल्कुल सूरज की कोई किरण नहीं आती है, और यहाँ कमर तक पानी भर देता है। 2 दिन तक रखता है उनको। टोटल कितने होते हैं, 146 अंग्रेज होते हैं। कमर तक पानी भर देता है और 2 दिन तक रखेगा इनको अंधेरे कमरे में। मृत्यु हो जाएगी 123 अंग्रेजों की। 123 डेड हो जाते हैं, बचते खाली 23 बचते हैं, 23 अंग्रेज। ये बात जब पता चलती है अंग्रेजों को, तब वो गुस्सा आ जाते हैं, तब वो सोचते हैं अब भारत पे हमला करना होगा। इनमें से एक आदमी होता है जो बचा था, तो उसने किताब लिखी थी। किताब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी से पता चलता है क्या हुआ था। तो एक आदमी होता है विलियम हॉवेल। विलियम हॉवेल, विलियम हॉवेल रिटन अ बुक ऑन इट। चल जाएगा ब्लैक होल ट्रेजेडी पे किताब किसने लिखी, विलियम हॉवेल। इसके बाद ब्रिटिशर अपना पहला गवर्नर भेजेंगे लड़ाई करने के लिए। ये बहुत हो गया। तो पहला गवर्नर बंगाल का कौन होगा, सबसे बेसिक क्वेश्चन। लाइट कौन होगा पहला गवर्नर, सबसे बेसिक क्वेश्चन हिस्ट्री का। बंगाल का पहला गवर्नर कोई अंदाजा। 1757 में फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भेजा जाएगा रॉबर्ट क्लाइव को बना के। रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही मतलब दुष्ट आदमी कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। तो 1757 में युद्ध होगा कौन सा, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध भी होता है। कौन सा हुआ, 1757 प्लासी का युद्ध होगा, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध लड़ा जाएगा 1757 में। सबसे महत्वपूर्ण पानीपत, प्लासी, यही से पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध लड़ा जाएगा 1757 में। किसके किसके बीच में लड़ा जाएगा, किसके किसके बीच में, अंग्रेज होगा, अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव होंगे, इधर से सिराजुद्दौला। कहा जाता है इतिहास का सबसे छोटा चलने वाला युद्ध था। काहे, सिर्फ 1.5 घंटे ये युद्ध चला था, 1.5 घंटे भी ज्यादा था। अंग्रेज थे चालाक, इनका सेनापति भी खरीद लिए, इनके मिनिस्टर भी खरीद लिए। जब ये लड़ने पहुंचे तो 1.5 घंटे इन्होंने सेना खड़ी की, उसके बाद सारी सेना पलट के उधर चली गई, तो अकेले खड़े रह गए, इनको मार दिया गया। तो खाली 1.5 घंटे ये युद्ध चला था। इतिहास का सबसे छोटा चलने वाला युद्ध था, 1.5 घंटे में खत्म हो गया। 1.5 घंटे भी कैसे चला, इन्हीं को दौड़ा दौड़ा मार। इनके सेनापति कौन थे, कमांडर मीर जफर, इसके बाद मीर जफर। इनके मिनिस्टर हुए राय दुर्लभ। यहीं से भोजपुरी की शुरुआत हुई। पूरे 200-300 साल यहीं चलेगा। इनके मिनिस्टर थे राय दुर्लभ।
इम्पोर्टेंट क्यों है? 57 में इनकी मृत्यु के बाद मीर जफर को अगला नवाब बनाया जाता है। नेक्स्ट नवाब कौन बनते हैं? मीर जफर। 57 से 60 तक तो ये राज करते हैं, फिर इनकी हो जाती है मृत्यु, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इनका एक होता है साला, साला नहीं दामाद, दामाद होता है, सन इन लॉ होता है, ठीक है। दामाद होता है मीर कासिम, तो मीर कासिम को क्या बनाया जाएगा? अगला नवाब। तो अगला युद्ध होता है 1764 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध। कौन सा? बक्सर। 64 में। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। बक्सर का युद्ध होगा। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा जाएगा। बक्सर के युद्ध में क्या होता है? ये लोग परेशान हो जाते हैं अंग्रेजों से। अंग्रेज इनको पैसा एक तो देते नहीं है, तंग बहुत करते हैं। तो ये मीर कासिम जो होते हैं, मीर कासिम बनेंगे, वो जाते हैं दिल्ली में मुगल बादशाह के पास कि चलो लड़ाई की जाए। मुगल बादशाह अपने एक और दोस्त बुलाते हैं, लखनऊ से नवाब होते हैं सुजाउद्दौला, तो तीनों बैठ के कहते हैं चलो लड़ाई की जाए। पर मन किसी का नहीं होता क्योंकि जानते सब हम हार जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों के पास बंदूकें होती हैं, तोप के गोले होते हैं, इनके पास क्या हाथी बैठ के लड़ेंगे, लड़ तो पाएंगे नहीं। तो बक्सर में एक तरफ अंग्रेज होते हैं, अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ता है? पूछा जा सकता है अंग्रेजों का सेनापति कौन था उस युद्ध में? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। छोटा क्वेश्चन ये होगा कब हुआ था बक्सर का युद्ध, बड़ा क्वेश्चन होगा बक्सर के युद्ध में सेनापति कौन था अंग्रेजों का? हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो से लड़ता कौन है? एक होता है मीर कासिम। मीर कासिम तो पता है बंगाल का नवाब है। दूसरा होता है शाह आलम टू। पूछा जाएगा बक्सर के युद्ध के वक्त मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम टू। प्लासी के युद्ध के वक्त मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम टू ही था। ये अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब डेट पूछी जाए तो नॉर्मल है, ये मुगल बादशाह रहते हैं। तीसरा होता है सुजाउद्दौला, ये लखनऊ से जाते हैं, अवध के नवाब होते हैं सुजाउद्दौला। लेकिन तीनों को पता होता है हार जाएंगे तो मन से कोई नहीं लड़ता है। ये थोड़ा देर में पहुंचते हैं, ये थोड़ा पहले पहुंचते हैं, आड़ा टेढ़ा होते होते हार ही जाते हैं ये लोग, तो हार जाते हैं। तो इन्हें मारा कौन जाता है? मीर कासिम। ये खत्म हो जाते हैं, ये लोग जाएंगे जीत 1764 में। तो 1764 में जब मुगल बादशाह को हरा दिया, इसका मतलब क्या है? मुगल बादशाह को हराने का मतलब क्या है? मुगल बादशाह दिल्ली पे बैठता है, मुगल बादशाह दिल्ली पूरे भारत की राजधानी है, तुमने मुगल बादशाह को हरा दिया मतलब दिल्ली तुम्हारी। तो यहाँ से क्या हो जाता है? अंग्रेज ना कहते हुए भी पूरे भारत के राजा हो जाते हैं, पूरे भारत पे राज करने वाले अंग्रेज यहाँ से हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सबको हरा दिया होता है। लेकिन मुगल जानते हैं और अंग्रेज जानते हैं होते हो 10-20 हजार है, सब पे तो राज कर नहीं सकते हैं, तो चुप्पे से सबको सबके साथ संधि कर लेते हैं, पेंशन देने लगते हैं। अभी यहाँ पे इनको पेंशन देने लगेंगे, मराठाओं में पेंशन देने लगते हैं, पेशवाओं को, मुगल बादशाहों को पेंशन देने लगेंगे। तो 1765 में एक संधि साइन होती है इलाहाबाद की, बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है ये, पुरंदर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद किसने किया था? पहले प्रयागराज था, इलाहाबाद किसने किया था? इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद किसने किया था? अकबर। अकबर। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव होता है, गवर्नर यही है रॉबर्ट क्लाइव। बाकी ये तो मर जाते हैं, दो आदमी होते हैं, शाह आलम टू और सुजाउद्दौला। तो इनके में क्या होता है कि आप अब इलाहाबाद में बैठिए, हम आपको पैसा देंगे, दिल्ली पे राज हम करेंगे। शाह आलम टू को बता देते हैं अब आराम से बैठिए, राज हम करेंगे। उसके बाद ये इलाहाबाद में आराम से बैठ के पेंशन लेते हैं। पूछा जाएगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके बीच में साइन हुई, कब साइन हुई, कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद शुरू होता है भारत का, हो गया। तो 1765 से 72 के बीच में बहुत ही बुरा समय चलता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपीएससी आईएएस हर जगह पूछा जाता है। डुअल गवर्नेंस ऑफ बंगाल, बंगाल का द्वैत शासन। बंगाल का
द्वैध शासन किसने चलाया था बंगाल का द्वैध शासन? यही होगा, रॉबर्ट क्लाइव ही चलाएगा। किसने चलाया था, किसने खत्म किया था, दोनों पूछा जाता है। तो बंगाल का द्वैध शासन क्या होगा? रॉबर्ट। इसमें क्या होता था, देखो बंगाल किसके हाथ में चला गया था? अंग्रेजों के हाथ में। और बंगाल पे बैठाए किसको था? अभी खुद राज नहीं करते थे। राय दुर्लभ जो मिनिस्टर था, मीर कासिम को मारने के बाद राय दुर्लभ को बैठाया था। तो राय दुर्लभ कहते थे तुम अपना टैक्स लो, अपने खाने के लिए अपना टैक्स लोगे। ये लोग खुद भी टैक्स लेते थे। अब 100% में 40-50% राय दुर्लभ ले ले, 40-50% ये ले ले, बचा क्या? तो जितने भी व्यापारी थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, सब भिखारी हो गए। जब ये को पैसा बचेगा नहीं, किसान था अनाज उगाता तो 100% अनाज उगाएगा, सारा तुम ले लोगे, खाएगा क्या? तो पूरे बंगाल में भुखमरी आने लगी, सारा पैसा ये लोग खाने लगे। रॉबर्ट क्लाइव घूस का पैसा खा करके अमीर होने लगे। तो 1767 में क्या होता है, अंग्रेजों को ये बात पता चलती है, तो इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में बुलाया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव कॉल्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट क्यों, हम आगे देखते हैं। ब्रिटेन की संसद में इनको बुलाया जाता है। फिर वहां पे इनकी बहुत बेइज्जती की जाती है, इनकी बहुत बेइज्जती की जाती है कि तुमने घूस ली, तुमने भारतीयों के साथ गलत किया। वो पता नहीं काहे किया जाता है। इनको ब्रिटिश संसद में बुलाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, इकलौता गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या की, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो इतने आहत हो जाएंगे अपनी बेइज्जती से कि ये आत्महत्या कर लेंगे। ये होगा रॉबर्ट क्लाइव कमिट्स सुसाइड। आत्महत्या कर लेते हैं। क्वेश्चन आएगा, इकलौता गवर्नर जिसने आत्महत्या कर ली, रॉबर्ट क्लाइव। इकलौता फिर आएगा इम्पीचमेंट जिसका हुआ, आगे ऐसे बहुत सारे इकलौते होते जाएंगे। आत्महत्या करने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे। अब पूछा जाता है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डुअल गवर्नेंस हटाया किसने? 1772 में कौन हटाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स abolished dual governance। द्वैध शासन का अंत किया किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। द्वैध शासन का अंत किया किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। यही एक और महत्वपूर्ण घटना होती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट बनाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जानते हो ना क्या होता है? कलेक्टर की पोस्ट यही बनाते हैं, सारा टैक्स इकट्ठा करने के लिए। ये लोग इंडियंस को इसीलिए मतलब मार रखते हैं कि क्लर्क बना दे, पोस्ट इकट्ठा करने के लिए, पैसे जोड़ने के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट कब बनेगी पहली बार? 1772 में। और कौन बनाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये फाउंडेड पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सिविल सर्विस आगे शुरू होगा, अभी आगे जोड़ा जाएगा। अभी आगे 10-20 साल लगेंगे, फिर सिविल सर्विस शुरू होगा। 1772 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट स्टार्ट हुई, किसने की? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। यहां तक खत्म हो जाता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है पहला, फिर वो बताता है कि हम लोग भारत में जो लोग हैं वो जिएंगे कैसे।